संभवतः यह इस अध्याय का अंतिम वीडियो है। तो आगे हम लोग देखते हैं संविधान सभा का चुनाव जो कि 1946 में हुआ, इसे देखते हैं। तो संविधान सभा हेतु ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित 296 सीटों के लिए जुलाई 1946 में कैबिनेट मिशन के तहत चुनाव हुए। ठीक है, तो ब्रिटिश प्रांतों से संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से हुआ था। 296 सीटों में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को 208 सीटें प्राप्त हुई, मुस्लिम लीग को 73 सीटें प्राप्त हुई और 15 सीटें अन्य छोटे समूहों को प्राप्त हुई। इस तरह मुस्लिम लीग, जो कि पूर्णतया आच्छादित हो गई थी, ने 29 जुलाई 1946 को कैबिनेट मिशन योजना को अस्वीकार कर दिया तथा 16 अगस्त को सीधी कार्यवाही दिवस डायरेक्ट एक्शन डे की घोषणा कर दी थी। ठीक है, तो 16 अगस्त 1946 को सीधी कार्यवाही दिवस मुस्लिम लीग के द्वारा घोषणा की गई थी। इस अवसर पर कलकत्ता में हजारों घर लूटे गए। प्रतिक्रिया स्वरूप हिंदू बहुसंख्यक प्रांत बिहार के मुसलमानों पर अत्याचार हुआ। नोआखली और टिपडाह में हिंदुओं पर अत्याचार हुए। गांधी जी शांति व्यवस्था बहाल करने के लिए नोआखाली गए। गांधी जी के विवेक और साहस को देखकर ही माउंटबेटन ने उन्हें वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि प्रदान की थी। ठीक है, वन मैन बाउंड्री फोर्स की उपाधि किसने दी? तो माउंटबेटन ने दी। किन्हें? तो बापू को, महात्मा गांधी को दिया। संविधान सभा के चुनाव के पश्चात 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई। याद रखें, 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में पहली बैठक हुई थी संविधान सभा की। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, लेकिन 11 दिसंबर को दूसरी बैठक में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में बनाया गया और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष बनाया गया। इस तरह 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन में भारतीय संविधान बनकर तैयार हुआ। संविधान सभा कई समितियों में विभक्त की गई थी। नोट में हम लोग देखें, केसी नियोगी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी, राधीव अहसान, अब्दुल हमीद, श्रीमती रेणुका रे, एच.सी. मुखर्जी, अरुण चंद्र गुहा आदि बंगाल से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। बी.आर. अम्बेडकर, बाल गंगाधर खेड़, के.एम. मुंशी, जी.बी. मावलंकर, वल्लभ भाई पटेल, श्रीमती हंसा मेहता, अब्दुल कादर, मोहम्मद शेख आदि बम्बई से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह, ठाकुरदास भार्गव आदि पूर्वी पंजाब से, जगजीवन राम, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, सच्चिदानंद सिन्हा आदि बिहार से। वहीं राजकुमारी अमृता कौर, सेठ गोविंद दास, रविशंकर शुक्ल, हरि विष्णु कामत आदि मध्य प्रांत से थे एवं बराड़ से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। जवाहरलाल नेहरू, श्रीमती कमला चौधरी, जे.बी. कृपलानी, हृदयनाथ कुंजरू, गोविंद वल्लभ पंत, जॉन मथाई, पुरुषोत्तम दास टंडन, बेगम एजाज रसूल, श्रीमती सुचेता कृपलानी, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवई आदि संयुक्त प्रांत से तथा के कामराज, टी.टी. कृष्णमाचारी, टी.जे.एम. विल्सन, नीलम संजीव रेड्डी, के संथानम, श्रीमती जी दुर्गाबाई, पट्टाभी सीतारामैया आदि मद्रास से निर्वाचित संविधान सभा के सदस्य थे। तो इस प्रकार से अंतरिम सरकार का गठन हुआ। तो कांग्रेस द्वारा वायसराय वेवेल के नवीनतम प्रस्तावों को स्वीकार कर लेने के बाद 24 अगस्त 1946 को वेवेल ने जवाहरलाल नेहरू को अंतरिम सरकार के गठन के लिए निमंत्रण दिया। अंतरिम सरकार के सदस्यों में पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, आसफ अली, राजगोपालाचारी, डॉक्टर जॉन मथाई, सरदार बलदेव सिंह, जगजीवन राम, C.H. भाभा इत्यादि शामिल थे। पंडित नेहरू ने 2 सितंबर 1946 को 12 सदस्यीय मंत्रिमंडल के साथ अपने पद की शपथ ली। मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य थे जो मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे।
ठीक है। तीन मंत्रिमंडल में 3 मुस्लिम सदस्य थे जो कि क्या नहीं थे, मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं थे। लीग अपने 5 मनोनीत सदस्यों के साथ सरकार में प्रवेश कर सके, इसके लिए द्वार खुला रखा गया था। अक्टूबर 1946 में अंतरिम सरकार में लीग के 5 प्रतिनिधि शामिल हो गए। मुस्लिम लीग का अंतरिम सरकार में शामिल होना सहयोगी नहीं बल्कि पाकिस्तान की मांग की लड़ाई को आगे बढ़ाने का स्वार्थ निहित था। नवंबर 1946 में वायसराय ने संविधान सभा की पहली बैठक हेतु निर्वाचित प्रतिनिधियों को निमंत्रण भेजा। 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में संविधान सभा की पहली बैठक हुई जिसका मुस्लिम लीग ने बहिष्कार किया। बहिष्कार को देखते हुए ब्रिटिश सरकार ने निर्णय लिया कि संविधान सभा के निर्णय मुस्लिम बहुल राज्यों में लागू नहीं होंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अंतरिम मंत्रिमंडल जो बना था उसमें किस सदस्य को कौन सा विभाग मिला था वह देखते हैं। तो जवाहरलाल नेहरू, इनको राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेश मामलों के विभाग मिले थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल, गृह तथा सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय। सरदार बलदेव सिंह, रक्षा विभाग मिला था। जॉन मथाई, उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति। चक्रवर्ती राजगोपालाचारी, शिक्षा एवं कला। C.H. भाभा, कार्य खान एवं ऊर्जा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, खाद्य एवं कृषि। आसफ अली, रेलवे एवं परिवहन। जगजीवन राम, श्रम विभाग मिला था। लीग के सदस्य लियाकत अली खान, वित्त विभाग। I. चुंदरीगर, वाणिज्य विभाग। जोगेंद्र नाथ मंडल, विधि विभाग। गजनफर अली खान, स्वास्थ्य विभाग। अब्दुल रब निस्तर, डाक एवं वायु। अब हम लोग आगे देखते हैं इटली की घोषणा 20 फरवरी 1947 को। तो ब्रिटेन में श्रमिक दल के यानी कि लेबर पार्टी के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने 20 फरवरी 1947 को हाउस ऑफ कॉमन्स में घोषणा की कि वे जून 1948 से पहले भारतीयों को सत्ता सौंप देंगे। एटली ने लॉर्ड बेवेल के स्थान पर लॉर्ड माउंटबेटन को वायसराय नियुक्त किया। तो लॉर्ड माउंटबेटन योजना 3 जून को, ये 3 जून योजना कही जाती है, 3 जून प्लान। ये क्या था इसे देखते हैं। तो 22 मार्च 1947 को भारत के अंतरिम वायसराय के रूप में लॉर्ड माउंटबेटन भारत आए, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अति शीघ्र भारत को पूर्ण स्वतंत्रता देना। लगभग 2 माह की बातचीत के उपरांत माउंटबेटन इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि विभाजन ही एकमात्र विकल्प है। अतः 20 फरवरी 1947 को एटली के वक्तव्य के दायरे में भारत विभाजन की एक योजना तैयार की गई। कांग्रेस की ओर से व्यवस्था की स्थिति में पंडित नेहरू एवं सरदार पटेल ने विभाजन योजना को स्वीकार लिया, परंतु गांधी जी अंत तक विभाजन का कड़ा विरोध करते रहे। गांधी जी के शब्द में गांधी जी ने यह कहा कि यदि सारा भारत भी आग की लपट में घिर जाए फिर भी पाकिस्तान नहीं बन सकेगा। यदि कांग्रेस विभाजन चाहती है तो वह मेरे मृत शरीर पर ही होगा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूँ भारत को विभाजित नहीं होने दूंगा। लेकिन मुस्लिम लीग द्वारा अंतरिम सरकार के काल में पैदा हुई परेशानियों से थक कर वल्लभ भाई पटेल ने कहा कि जिन्ना विभाजन चाहते हैं या नहीं, अब हम स्वयं विभाजन चाहते हैं। ठीक है। अंततः 3 जून को माउंटबेटन ने भारत के विभाजन के साथ सत्ता हस्तांतरण की एक योजना प्रस्तुत की, जिसे माउंटबेटन योजना के अलावा 3 जून योजना भी कहा जाता है। यही योजना देश के विभाजन एवं सत्ता हस्तांतरण का आधार बनी। योजना के मुख्य बिंदु क्या थे? तो पंजाब और बंगाल में हिंदू मुसलमान बहुसंख्यक जिलों के प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों के लिए अलग अलग बैठक बुलाई जाए। उनके प्रतिनिधियों को यह निश्चय करना था कि प्रांत का विभाजन हो या नहीं। दूसरा है कि विभाजन होने की दशा में 2 डोमिनियनों तथा 2 संविधान सभाओं का निर्माण किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रांत पर असम के सिलहट जिले में जनमत संग्रह द्वारा यह पता लगाया गया कि वे भारत के किस भाग के साथ रहना चाहते हैं। विभाजन के गतिरोध को दूर करने के लिए एक सीमा आयोग का गठन किया गया। योजना में कांग्रेस की भारत की एकता की मांग को
अधिक से अधिक पूरा करने की कोशिश की गई। जैसे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिनको सीमांत गांधी कहा जाता है, उनके नेतृत्व में क्या हुआ कि उन्होंने क्या किया कि उनके विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खान ने विभाजन पर आक्रोश व्यक्त किया और कहा कि कांग्रेस नेतृत्व ने उनके आंदोलन को भेड़ियों के आगे फेंक दिया। अंत में नेहरू, पंत, कृपलानी और गांधी जी ने भी विभाजन स्वीकार कर लिया। नई दिल्ली में जून 1947 में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में अब्दुल कलाम आज़ाद, जो कि अभी तक बंटवारे का विरोध करते आ रहे थे, ने गोविंद बल्लभ पंत द्वारा समिति के समक्ष पेश किए गए माउंटबेटन योजना के विभाजन प्रस्ताव का समर्थन किया। इस प्रस्ताव को कांग्रेस द्वारा भी स्वीकार कर लिया गया। डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू ने अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक द्वारा विभाजन के प्रस्ताव को स्वीकृति मिलने के पश्चात कहा कि यह राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्पण है। ठीक है, राष्ट्रवाद का संप्रदायवाद के पक्ष में समर्थन है, यह सैफुद्दीन किचलू ने कहा था। एक है डिक्की बर्ड प्लान। माउंटबेटन ने भारत की आज़ादी के लिए डिक्की बर्ड प्लान तैयार किया। यह योजना सर हेस्टिंग्स, सर जॉर्ज एबेल एवं लॉर्ड माउंटबेटन की एक समिति के द्वारा तैयार की गई थी। यह योजना दिल्ली में प्रांतीय गवर्नरों की असेंबली के सम्मुख हेस्टिंग्स इस्मा द्वारा प्रस्तुत की गई, इसलिए इसे इस्मा योजना भी कहा जाता है। इस योजना का विवरण माउंटबेटन ने जवाहरलाल नेहरू के सम्मुख रखा था, जिसे उन्होंने तुरंत अस्वीकार कर दिया और बताया कि यह योजना भारत के बाल्कनीकरण को आमंत्रित करेगी और संघर्ष एवं हिंसा को भड़काएगी। अतः इस योजना को बाल्कन प्लान भी कहा जाता है। ठीक है, आगे है रेड क्लिफ समिति। तो वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने जुलाई 1947 में रेड क्लिफ समिति गठित की गई। इस समिति में अध्यक्ष सर रेड क्लिफ के अलावा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस एवं मुस्लिम लीग के द्वारा नॉमिनेटेड दो सदस्य भी इसमें थे। यह एक परामर्शदात्री समिति थी जिसे ब्रिटिश भारत के विभाजन के पश्चात भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमाओं का निर्धारण करने के संबंध में सुझाव देना था। अब हम लोग चूँकि अंतिम चरण में है, तो ये है भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। माउंटबेटन योजना के आधार पर ब्रिटिश संसद ने 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 पारित किया था। ठीक है, इस अधिनियम के द्वारा ही 3 जून को माउंटबेटन योजना को स्वीकृति दी गई। अधिनियम की मुख्य विशेषताएं क्या थी कि भारत और पाकिस्तान नामक 2 भाग में बंट जाएगा भारत। ठीक है, यह 15 अगस्त 1947 को। प्रत्येक अधिराज्य में एक गवर्नर जनरल होगा जिसकी नियुक्ति इंग्लैंड का सम्राट करेगा। नए संविधान का निर्माण होने तक दोनों राज्यों का प्रशासन भारत शासन अधिनियम 1935 के अनुसार चलाया जाएगा। इसने भारतीय रियासतों को यह स्वतंत्रता दी कि वे चाहे तो भारतीय डोमिनियन या पाकिस्तान डोमिनियन के साथ मिल सकती है या स्वतंत्र रह सकती है। नोट में देखिए, 15 अगस्त 1947 को भारतीय इतिहास के एक कालखंड का अंत हुआ और दूसरे का प्रारंभ। लॉर्ड माउंटबेटन को स्वतंत्र भारत का प्रथम ब्रिटिश गवर्नर जनरल बनाया गया और नेहरू जी को प्रधानमंत्री। 14 अगस्त 1947 को जिन्ना पाकिस्तान के प्रथम गवर्नर जनरल बने। ठीक है, देसी रियासतों का आज़ादी में योगदान। तो देखें कि भारत शासन अधिनियम 1935 द्वारा संवैधानिक रूप से देसी रियासतों को ब्रिटिश इंडिया से जोड़ने की योजना बनाई गई थी। इस अधिनियम के तहत देसी रियासतों को मिलकर एक संघीय स्वरूप प्रदान करना था। वर्ष 1938-39 में देसी रियासतों में नई चेतना का विकास हुआ और बड़ी संख्या में प्रजामंडलों का गठन हुआ। जयपुर, कश्मीर, राजकोट, पटियाला, हैदराबाद, मैसूर, त्रावणकोर और उड़ीसा रियासतों में व्यापक स्तर पर संघर्ष हुए। इन व्यापक संघर्षों को शेख अब्दुल्ला, UN ढेबर, जमनालाल बजाज, जय नारायण व्यास आदि के नेतृत्व में ऐसा हुआ। द्वितीय विश्व युद्ध से उत्पन्न परिस्थितियों में ब्रिटिश इंडिया और देसी रियासतों में कांग्रेस ने कोई भेद नहीं किया और अब रियासत भी भारतीय स्वाधीनता आंदोलन में सम्मिलित हो गई। 1939 में लुधियाना में राज्यपाल कॉन्फ्रेंस हुई जिसका अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया।
अब ब्रिटिश इंडिया तथा देसी रियासतों के आंदोलन एक दूसरे से जुड़ गए। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद देसी रियासतों के एकीकरण की समस्या उठ खड़ी हुई, जिसे सरदार वल्लभ भाई पटेल द्वारा बड़ी समझदारी और सूझबूझ से सुलझाया गया। अधिकांश रियासतों ने कूटनीतिक प्रयासों, सैन्य बल तथा जन आंदोलन के खौफ से भारत में विलय का निर्णय लिया, तो वहीं कुछ रियासतों ने विलय दस्तावेज यानी कि इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पर हस्ताक्षर किए। अब हम लोग देखते हैं कि स्वतंत्रता के बाद का जो भारत है वो क्या था उसे देखें। तो इसमें सबसे पहले पढ़ा जाता है देसी रियासतों का विलय, मर्जर ऑफ प्रिंसली स्टेट। तो देसी रियासतें भारतीय इतिहास की लंबी राजनीतिक प्रक्रियाओं और ब्रिटिश नीतियों का परिणाम थी। 15 अगस्त 1947 तक कमोबेश सभी रियासतें भारतीय संघ में शामिल हो गई। कुछ रियासतें जैसे जूनागढ़, हैदराबाद और जम्मू कश्मीर ने अपनी स्वाधीनता को बनाए रखने का प्रयास किया। अंततः इन्हें भी भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। तो जूनागढ़ को देखें सबसे पहले, तो जूनागढ़ सौराष्ट्र के तट पर एक छोटी सी रियासत थी जो 3 तरफ से भारतीय भूभाग से घिरी हुई थी। यहाँ के नवाब ने 15 अगस्त 1947 को अपने राज्य का विलय पाकिस्तान के साथ घोषित कर दिया। हालांकि वहाँ की जनता, जो कि अधिकांश हिंदू थी, ने भारत में विलय के लिए जन आंदोलन छेड़ दिया। नवाब मोहब्बत खान या महावत खान भागने के लिए मजबूर हो गया और तात्कालीन परिस्थितियों में वहाँ के दीवान शाहनवाज भुट्टो ने भारत सरकार को हस्तक्षेप के लिए आमंत्रित किया। फरवरी 1948 में रियासत में एक जनमत संग्रह कराया गया जो भारत के पक्ष में आया। इस प्रकार जूनागढ़ रियासत का भारत में विलय हो गया। ठीक है। इसके बाद हैदराबाद को देखें, यह भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। हैदराबाद के निजाम ने नवंबर 1947 में भारत सरकार के साथ यथास्थिति संधि पर हस्ताक्षर किए। सरकार को उम्मीद थी कि निजाम अपनी रियासत में एक प्रतिनिधिमूलक सरकार का मार्ग प्रस्तुत करेगा, जिससे बाद में विलय आसान हो जाएगा। इसी बीच यहाँ की जनता ने निजाम के विरुद्ध आंदोलन छेड़ दिया। इससे रियासत में कुछ अलगाववादी उपद्रव प्रारंभ हुए, जिससे भारतीय सेना ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर के तहत हैदराबाद में 13 सितंबर 1948 को प्रवेश कर गई। अंततः निजाम ने आत्मसमर्पण कर दिया। तो ये आप याद रखिएगा, ऑपरेशन पोलो। ठीक है, ऑपरेशन पोलो या कैटरपिलर, ये ऑपरेशन था भारतीय सेना का हैदराबाद रियासत के विरुद्ध। ठीक है, और इसमें क्या हुआ कि निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। नवंबर 1948 में भारतीय संघ में विलय को निजाम ने स्वीकार कर लिया। सरकार ने उसे औपचारिक शासन के रूप में बहाल रखा तथा उसकी ज़्यादातर संपत्ति को अपने पास रखने की अनुमति दे दी। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं भारत, ये जो हिस्सा था, ये पूरा जो आपको दिखाई दे रहा है पूरा रेड कलर का, ठीक है, इसमें आप देखें, ठीक है। अब आप जम्मू कश्मीर को देखें तो जम्मू कश्मीर भारत की एक ऐसी रियासत थी जो उपर्युक्त दोनों रियासतों से भिन्न थी। उनकी भौगोलिक स्थिति के कारण राज्य की सीमा भारत तथा पाकिस्तान दोनों से मिलती थी। यहाँ का शासक हिंदू तथा अधिकांश जनता मुस्लिम थी। शासक हरि सिंह किसी एक देश के विलय होने के बजाय स्वतंत्र रहना चाहते थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता शेख अब्दुल्ला भारत में कश्मीर का विलय चाहते थे। शेख अब्दुल्ला, जबकि भारत चाहता था कि कश्मीरी जनता जनमत संग्रह द्वारा इसका निर्णय ले। 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तानी सैनिक अफसरों के नेतृत्व में पठान कबाइलियों ने कश्मीर में घुसपैठ कर दी। 26 अक्टूबर 1947 को कश्मीर को बचाने के लिए राजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर का भारत में विलय नामक विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए और शेख अब्दुल्ला को रियासत का प्रमुख बनाया गया। भारतीय सेना ने पठान कबाइलियों को खदेड़ा। हालांकि राज्य के कुछ हिस्सों पर उनका नियंत्रण बना रहा। भारत तथा पाकिस्तान के बीच व्यापक युद्ध के खतरों को देखते हुए तत्कालीन भारत सरकार 30 दिसंबर 1947 को माउंटबेटन की सलाह पर कश्मीर समस्या को संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद में भेजने के लिए तैयार हो गई, जिसमें पाकिस्तान द्वारा अतिक्रमण किए गए क्षेत्रों को खाली करवाने का आग्रह किया गया था।
1951 में संयुक्त राष्ट्र ने एक प्रस्ताव पारित किया जिसमें पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर से पाकिस्तान की सेनाओं को वापस हटा लिए जाने के बाद संयुक्त राष्ट्र की देखरेख में एक जनमत संग्रह का प्रावधान था। यह प्रस्ताव फेल हो गया क्योंकि पाकिस्तान के आज के तथाकथित आज़ाद कश्मीर से अपनी सेनाओं को वापस बुलाने से इनकार कर दिया। अब है कि अगस्त 2019 में भारत की संसद ने जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पारित किया, जिसके द्वारा 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर 2 केंद्र शासित प्रदेशों लद्दाख और जम्मू कश्मीर में विभाजित हो गया। ठीक है, अब हम लोग ये देखते हैं कि यूरोपीय बस्तियों का एकीकरण। फ्रांसीसी बस्तियाँ स्वतंत्रता के समय भारत के चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे आदि क्षेत्र जो है वो फ्रांस के अधिकार में थे। अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इन क्षेत्र में पृथक पृथक जनमत संग्रह कराया गया। 1 नवंबर 1954 को इन चारों क्षेत्रों का व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हुआ। ये याद रखें, 1 नवंबर 1954 को। कहाँ कहाँ का? तो जितने भी फ्रांसीसी बस्तियाँ थी, जैसे कि चंद्रनगर, पांडिचेरी, कराईकल, माहे, ये सब फ्रांसीसी बस्तियाँ थी। 1 नवंबर 1954 को यह व्यवहारिक नियंत्रण भारत को प्राप्त हो गया। 1956 में भारत तथा फ्रांस के जो बीच विलय संबंधी संधि हुई और 1962 में इस संधि को फ्रांसीसी संसद द्वारा अनुमोदित किए जाने पर भारत को इन क्षेत्रों का वैधानिक अधिकार भी प्राप्त हो गया। तो याद रखें, व्यवहारिक नियंत्रण तो उनको 54 में प्राप्त हो गया भारत को फ्रांसीसी बस्तियों पर। ठीक है, और 56 में क्या हुआ कि भारत और फ्रांस के बीच विलय संबंधी संधि हुई और 62 में इसे अनुमोदन मिला फ्रांसीसी संसद के द्वारा। तो ये तो थी फ्रांसीसी बस्तियाँ। अब पुर्तगाली बस्तियों को देखें तो पुर्तगाल के पास दमन और दीव, दादर और नगर हवेली तथा गोवा के क्षेत्र थे। पुर्तगाल आसानी से अपने उपनिवेश छोड़ने को तैयार नहीं थे, किंतु यहाँ की जनता को पुर्तगाली शासन स्वीकार नहीं था। तत्पश्चात जुलाई 1954 में दादरा और नगर हवेली में जनाक्रोश भड़का और जनता ने पुर्तगाली शासन को उखाड़ फेंका। दिसंबर 1961 में भारतीय सेना ने गोवा में प्रवेश कर गोवा के गवर्नर जनरल को आत्मसमर्पण करने के लिए विवश किया। जल्द ही दमन और दीव को भी भारत के अधिकार क्षेत्र में ले लिया गया। तत्पश्चात प्रशासनिक तौर पर गोवा, दमन और दीव तथा दादरा और नगर हवेली को संघ राज्य क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 1987 में गोवा को एक स्वतंत्र राज्य बना दिया गया। इन रियासतों में से अधिकांश को अलग अलग राज्यों में मिला दिया गया तथा सभी राज्यों में प्रजातंत्रात्मक व्यवस्था स्थापित की गई। इनके नरेशों में से अधिकांश को धन यानी कि प्रीवी पर्स देकर शासन से अलग कर दिया गया तथा कुछ को राज्य प्रमुख का पद देकर उस राज्य के शासन का संवैधानिक प्रधान मात्र बना दिया गया। अब संपूर्ण भारत की शासन व्यवस्था एक कर दी गई तथा भारत के नवीन संविधान को भारत की संपूर्ण सीमाओं में समान रूप से लागू कर दिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि भाषाई समस्या एवं राज्यों का पुनर्गठन। तो भाषाई समस्या में क्या है कि स्वतंत्रता के बाद भारत के समक्ष एक प्रमुख समस्या भाषा संबंधी थी। राजभाषा के रूप में किसे स्वीकार किया जाए, हिंदी या अंग्रेजी को। हिंदी को राजभाषा बनाने के मुद्दे पर तीव्र मतभेद हो गया। अहिंदी भाषी क्षेत्र बुरी तरह से नाराज हो गए। संविधान ने यह प्रस्ताव किया कि हिंदी अंतर्राष्ट्रीय अंकों के साथ भारत की राजभाषा होगी और अंग्रेजी का सरकारी कामकाज में 1965 तक इसका प्रयोग किया जाएगा। संसद ने 1963 में आधिकारिक भाषा अधिनियम के माध्यम से अधिक स्पष्ट किया कि हिंदी 1965 से भारत की आधिकारिक भाषा हो जाएगी, जैसा कि संविधान में निर्धारित है। ठीक है, अहिंदी भाषियों के लिए हिंदी के लिए प्रतिरोध कम नहीं हुआ। विशेष रूप से दक्षिण में 1964 के अंत और 1965 के आरंभ में दंगे भड़क उठे। अंततः इस समस्या का निराकरण आधिकारिक भाषा संशोधन अधिनियम 1967 से किया गया। इसमें मूल रूप से केंद्र तथा राज्यों के बीच सरकारी पत्र व्यवहार के लिए 2 भाषाओं हिंदी अंग्रेजी के प्रयोग तथा प्रादेशिक प्रशासन और लोक सेवा परीक्षाओं में प्रादेशिक भाषा के प्रयोग को मान्यता तथा बहुभाषा के प्रयोग की छूट दी गई। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं राज्यों का पुनर्गठन। स्वतंत्रता संग्राम में भारतीय कांग्रेस की एक मांग भाषा के आधार पर प्रांतों के पुनर्गठन की थी। कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन 1920 में इसकी मांग की गई थी। नेहरू रिपोर्ट 1928 में भी इसकी मांग को दोहराई गई थी।
वर्ष 1946 की संविधान सभा की बैठक में प्रांतों के भाषाई पुनर्गठन की मांग को प्रमुखता से दोहराया गया, किंतु अब कांग्रेस ने राष्ट्रीय एकता के हित में भाषाई राज्यों की मांग का विरोध किया। संविधान सभा ने 1948 ईस्वी में एस.के. धर की अध्यक्षता में भाषाई राज्य आयोग की नियुक्ति की थी। धर आयोग ने भाषा के आधार पर प्रांतों के गठन को नकार दिया था। भाषाई राज्यों के उग्र समर्थकों को शांत करने के लिए कांग्रेस ने दिसंबर 1948 में अपनी उच्च स्तरीय भाषाई प्रदेश समिति की स्थापना की, जिसके जो मेंबर थे वो नेहरू, पटेल और सीतारमैया थे, यानी कि जेवीपी समिति कहा गया इसे। इस समिति ने भी राष्ट्रीय एकता के लिए भाषाई प्रदेशों के निर्माण का विरोध किया था। जेवीपी रिपोर्ट के बाद भाषाई प्रदेशों के लिए व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया। भाषाई प्रदेशों की पहली मांग आंध्र के तेलुगु भाषी लोगों ने उठाई थी। ठीक है, गांधीवादी नेता स्वामी सीताराम ने एक अलग आंध्र राज्य की मृत्यु पर्यंत अनशन की घोषणा की। हालांकि उन्होंने अपना अनशन 35 दिनों के बाद तोड़ दिया। याद रखें, सबसे पहले जो भूख हड़ताल करने वाले थे स्वामी सीताराम। ठीक है, और विख्यात स्वतंत्रता सेनानी पोट्टी श्रीरामुलु ने यह आंदोलन दोबारा शुरू किया और 58 दिनों के अनशन के बाद उनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु के बाद पूरे आंध्र में हिंसात्मक दंगे टकराव हुए। फलतः सरकार ने आंध्र राज्य की मांग को स्वीकार कर लिया और 1 अक्टूबर 1953 को, ठीक है, आंध्र प्रदेश राज्य अस्तित्व में आ गए, जो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत 14 राज्यों और 6 केंद्रशासित प्रदेशों की व्यवस्था की गई, जो आज हम लोग देखते हैं कि 28 राज्य और 8 केंद्रशासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने पूरे अध्याय को हम लोगों ने देखा। यह अध्याय कौन सा था? राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि 1885 से लेकर के 1947 तक हुआ इसमें। और हम लोगों ने राष्ट्रीय कांग्रेस को पढ़ा और स्वतंत्रता आंदोलन के सभी चरणों को पढ़ा। इसके बीच जो भी छिटपुट घटनाएं हुई, छोटी बड़ी सभी घटनाओं को हम लोगों ने अध्ययन किया। तो यह पूरा खंड 7 भागों में आपके रिकॉर्ड कर दिए गए हैं और वीडियो को डाल भी दिया गया है मेरे चैनल पर। तो आशा है कि आप इसे ज़रूर पसंद करेंगे और अपने परीक्षा के लिए इसका सदुपयोग करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले अध्याय में।